वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन कनाडा, यानी कि कनाडा में जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म मूवमेंट हुआ था उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हमें यह जानना होगा कि ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म आखिरकार है क्या। इकोनॉमिक नेशनलिज्म एक ऐसा मूवमेंट है जहां पर जो कैनेडियंस यानी कि कनाडा के रहने वाले लोग हैं वो अपनी खुद के अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी के ऊपर एक ग्रेटर कंट्रोल अचीव करना चाह रहे थे, यानी कि जो भी कंट्रोल होगा इकोनॉमी का वो कनाडियंस के पास ही होगा। इस तरीके का बात को लेकर एक मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, वो था इकोनॉमिक नेशनलिज्म मूवमेंट। अब इस इकोनॉमिक नेशनलिज्म मूवमेंट का स्टार्टिंग किस वजह से हुआ था, यहाँ पर हम पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू यानी कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद धीरे धीरे देखते हैं कि जो कनाडा का इकोनॉमी है वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा था। जो फॉरेन के लोग थे वो ज़्यादा इकोनॉमी के कंट्रोल करने लगे थे, साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज भी वहाँ पर एस्टैब्लिश्ड हो रही थी। इस वजह से जो कनाडा का इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगे थे फॉरेनर्स। इसी कॉन्सर्न को लेकर ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। उनका कहना था कि जो फॉरेनर्स थे अगर उनके पास इकोनॉमी का कंट्रोल चला गया तो उनके खुद के लोगों के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। इसी वजह से इसी फॉरेन कंट्रोल को लेकर इस फॉरेन कंट्रोल को कम करने के लिए एक ऐसा मुहिम छेड़ी गई थी जो था इकोनॉमिक नेशनलिज्म मूवमेंट। अब इस मूवमेंट के वजह से क्या क्या चीज़ें हुई थी, यहाँ पर जो गवर्नमेंट था उसको कुछ पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ा था। साथ ही साथ जो फॉरेन ओनरशिप या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इन सारे चीज़ों को मॉनिटर और रेगुलेट करने के लिए कुछ गवर्नमेंट बॉडीज़ बनाई गई थी। इन सारे चीज़ें बेसिकली हुई थी इस इकोनॉमिक नेशनलिज्म मूवमेंट के वजह से। यहाँ पर इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो मूवमेंट था इसका मेन एम था प्रोटेक्ट करना कनाडियंस के इंटरेस्ट को, यानी कि जो भी कनाडा के लोग हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनके इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना। साथ ही साथ जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है उनको प्रमोट करना, यानी कि जो छोटी स्केल इंडस्ट्रीज़ है, जो छोटी छोटी कंपनीज है, इन सारे इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। अब इस मूवमेंट का दो मेजर कॉन्सर्न है, यानी कि दो चीज़ों के बारे में ये मूवमेंट बात करता है। एक है प्रोटेक्शनिज्म इन ट्रेड और दूसरा है फॉरेन कंट्रोल। प्रोटेक्शनिज्म इन ट्रेड यानी कि ट्रेड को प्रोटेक्ट करना, इसके रिगार्डिंग 1879 में कनाडा में नेशनल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया था। इसका एम था जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है कनाडा में उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और इसको प्रोटेक्ट किया जाए जो भी बड़े कंपनीज, जो भी लार्ज स्केल कंपनीज है या फिर एस्टेब्लिश्ड फार्म्स है, इनके कंपटीशन से इनको बचाया जा सके। इसके वजह से एक नेशनल पॉलिसी 1879 लाई गई थी जहां पर कुछ ट्रैफिक्स टैरिफ्स एस्टेब्लिश किए गए थे डोमेस्टिक प्रोडक्शन की फेवर में, यानी कि जो भी डोमेस्टिक प्रोड्यूस चीज़ें होंगी वहाँ पर तैयार होंगी उनके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाई गई थी। यहाँ पर जो भी एक्सपोर्ट है जो भी इंपोर्ट्स है इसको डिस्करेज किया गया था, यानी कि जो भी चीज़ें स्मॉल डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स उस कनाडा में तैयार हो रही थी उन सारे चीज़ों को बाहर से इंपोर्ट करने का डिस्करेजमेंट बताया गया था, यानी कि बाहर से इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, जो वहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पर उसी डोमेस्टिक प्रोडक्ट को यूज़ करने की बात की गई थी। साथ ही साथ इस नेशनल पॉलिसी 1879 का गोल था जो इंडस्ट्रीज़ है इनको एनकरेज करना, यानी कि कनाडा के बेस्ड जो भी इंडस्ट्रीज़ है इनको एनकरेज करना और इनको कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ताकि वो लोग सरवाइव कर पाए और काम कर पाए। यहाँ पर जो दूसरा मेन कॉन्सर्न है इस मूवमेंट का वो है फॉरेन कंट्रोल। वर्ल्ड वॉर टू के बाद कनाडा में देखा जाता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेन ओनरशिप होने लगी थी कनाडियन इकोनॉमी में, यानी कि कनाडा का जो अर्थव्यवस्था है वो फॉरेन लोगों के पास ज़्यादा जा रही थी। इसके वजह से
वहाँ के जो लोग थे वो लोग कुछ सोच रहे थे, उनको कुछ कॉन्सर्न लगा कि ये इस तरीके का अगर चीज़ें होगी, फॉरेनर्स के पास अगर कंट्रोल चला जाएगा तो उनके खुद के लिए ही बहुत बुरा हो जाएगा। इन सारे चीज़ों को लेकर ही ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर जो भी फॉरेन ओन्ड कंपनीज है, ये जो कनाडा में काम कर रही थी, इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए कुछ बॉडीज को या फिर कुछ पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही थी। यहाँ पर जो भी इकोनॉमिक नेशनलिस्ट थे वो लोग डिमांड कर रहे थे कि कुछ लॉ यानी कि कुछ कानून बनाया जाए, जो कानून मॉनिटर करेगा और चेक करेगा फॉरेन ओनरशिप की ग्रोथ को, यानी कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है उनका किस तरीके का ग्रोथ हो रही है, वो लोग इकोनॉमी में किस तरीके का योगदान दे रहे हैं या फिर इकोनॉमी को किस तरीके का कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, इन सारे चीज़ों को चेक करने के लिए। यानी कि अगर हम इन टोटल बात करें, ये जो मूवमेंट है ये दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड था। एक है प्रोटेक्शनिज्म इन ट्रेड, यानी कि ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी कानून बनाए गए थे उसको और भी बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना, और साथ ही साथ जो फॉरेन के कंट्रोल है, फॉरेन कंट्रोल को कम करना। अब ये जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म मूवमेंट था, इसके वजह से वहाँ के गवर्नमेंट को कुछ कमीशंस तैयार करने पड़े थे, कुछ रिपोर्ट्स तैयार करने पड़े थे। वहाँ पर इकोनॉमिक नेशनलिज्म मूवमेंट के वजह से 4 ऐसे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रिपोर्ट है जो तैयार करने पड़े थे। वहाँ के जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है, वहाँ पर क्या चीज़ें इकोनॉमी को लेकर घट रही है, वहाँ पर अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी, इन सारे चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट कुछ रिपोर्ट्स तैयार करती है, अलग अलग तरीके का कमीशंस बनाती है जो अपने खुद के रिकमेंडेशन देते हैं। इनमें से जो 4 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है द गॉर्डन कमीशन। गॉर्डन कमीशन 1955 से लेकर 1957 तक इन्होंने काम किया था। इन्होंने देखा था कि जो कनाडा का इकोनॉमी है, कनाडा का इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है, इसके बारे में उन्होंने एग्जामिन किया था। यहाँ पर जो भी फॉरेन ओनरशिप है इसका क्या इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी के ऊपर, इसके ऊपर उन्होंने काम किया था, इन्वेस्टिगेट किया था। गॉर्डन कमीशन ने इस सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो कनाडा है उनको कुछ ओनरशिप दे दी जाए जो फॉरेन ओन्ड कंपनीज है, यानी कि जो फॉरेन कंपनीज है उनमें भी कनाडियंस का कुछ ओनरशिप होना चाहिए, ताकि जो भी कनाडा में ऑपरेट कर रही है बड़ी बड़ी कंपनीज, उनको कनाडियंस के द्वारा कंट्रोल किया जा सके। फिर दूसरी जो रिपोर्ट है वो है वाटकिंस टास्क फोर्स, ये 1968 में आया था। ये रिकमेंड करता है कि कुछ स्पेशल एजेंसीज को क्रिएट करना, यानी कि कुछ स्पेशल एजेंसी को क्रिएट करना पड़ेगा जो मल्टीनेशनल कंपनीज की पॉलिसीज और प्रोग्राम को लेकर डील करे, यानी कि वो लोग किस तरीके का पॉलिसीज होंगी, किस तरीके का प्रोग्राम होगा मल्टीनेशनल कंपनीज का, इन सारे चीज़ों को लेकर डील करे। ये एम करता है कि किस तरीके का बिहेव करेगा जो बड़े बड़े फार्म्स है उसको लेकर, साथ ही साथ कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उनके एक्टिविटीज़ को लेकर। यहाँ पर वाटकिंस टास्क का अगर हम इन टोटल बात करें तो उनका मेन फोकस ही था मल्टीनेशनल कंपनीज का एक्टिविटीज़ को लेकर। वो लोग किस तरीके का एक्टिविटी कर रहे हैं, किस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं वो फार्म्स, इसको मॉनिटर करना, साथ ही साथ ये किस तरीके का काम कर रहे हैं इसको लेकर, इनकी एक्टिविटीज़ को लेकर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, यानी कि जो कनाडा है इनको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए। फिर आता है द वुहान रिपोर्ट। वुहान रिपोर्ट 1970 में आया था। ये रिपोर्ट पहले की रिपोर्ट को ही थोड़ा और मॉडिफाई करके बात करता है। इस वुहान रिपोर्ट के हिसाब से ये लोग सजेस्ट करते हैं कि जो ओनरशिप है फॉरेन फार्म्स का वो कनाडियंस के पास 51% होना चाहिए, यानी कि 51% शेयर्स कनाडियंस के पास होना चाहिए, ओनरशिप कनाडियंस के पास होना चाहिए, यानी कि ताकि जो कनाडियंस है वो ही इस कंपनीज को कंट्रोल कर पाए।
अब यहाँ पर ये जो लॉ था ये बेसिकली जो अमेरिका का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, यानी कि जो ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा था अमेरिका, उनको काउंटर करने के लिए ये कानून तैयार किया गया था, इस कानून को सजेस्ट किया गया था। यहाँ पर इस कानून के वजह से जो अमेरिका का जो कुछ इन्फ्लुएंस था इसको काउंटर किया गया था। साथ ही साथ जो फॉरेन टेक ओवर्स थे, जो कनाडा के बिजनेस को टेक ओवर कर रहे थे फॉरेनर्स, इसको रेगुलेट करने की भी बात की गई थी। यहाँ पर फिर आता है द ग्रे रिपोर्ट जो 1972 में आया था। ये रिकमेंड करता है कि एक ऐसा स्क्रीनिंग एजेंसी को एस्टैब्लिश किया जाए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करे, यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसको रेगुलेट करे। साथ ही साथ कौन से चीज़ सही है और कौन सा चीज़ गलत है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, इसको लेकर कुछ कानून बनाए, यानी कि कुछ स्पेसिफाई कर दे कि कौन सी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट किया जा सकता है और कौन सी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता है। इसके रिलेटेड ये ग्रे रिपोर्ट है। अब ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली फोकस करता है डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज़ है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, इनके ऊपर, यानी कि कौन सी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा। ये एक कानून की तरह होगा जहाँ पर जो छोटी स्केल इंडस्ट्रीज़ है उनको यहाँ पर बचाया जा सके। ये जो 4 रिपोर्ट्स है, इन 4 रिपोर्ट्स के ऊपर बेस करके कनाडा का जो गवर्नमेंट है उसको कुछ पॉलिसीज को एस्टैब्लिश करना पड़ा, कुछ रेगुलेटरी बॉडीज को एस्टैब्लिश करना पड़ा। अब ये जो रिपोर्ट्स है इसका इम्पैक्ट क्या आता है, इस रिपोर्ट के वजह से हम बाद में देखते हैं कि गवर्नमेंट 1974 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिव्यू एजेंसी को एस्टैब्लिश करता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिव्यू एजेंसी एक ऐसा एजेंसी है जो फॉरेन टेकओवर्स को रिव्यू करेगा, साथ ही साथ जो फॉरेन ओन्ड बिजनेस है इनको भी मॉनिटर करेगी, यानी कि यहाँ पर उनको रिव्यू भी किया जाएगा कि वो किस तरीके का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ इनको मॉनिटर किया जाएगा, देख रेख किया जाएगा कि ये लोग किस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं। फिर नेशनल एनर्जी प्रोग्राम को एस्टैब्लिश किया गया था 1980 में, जहां पर कनाडा का जो एनर्जी सप्लाई है इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया था। यहाँ पर जो एनर्जी इंडस्ट्री है इसमें कनाडियन का ओनरशिप को इंक्रीज किया गया था, यानी कि जो ज़्यादातर जो ओनरशिप होगा वो कनाडा के लोगों का ही होगा। इस तरीके का नेशनल एनर्जी प्रोग्राम एस्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा भी बहुत सारे और प्रोग्राम्स हैं जो एस्टैब्लिश की गई थी, और इन सारे चीज़ों के वजह से, इन सारे नेशनलिज्म मूवमेंट के वजह से, इकोनॉमिक नेशनलिज्म मूवमेंट के वजह से कनाडा के जो लोग हैं उनके बीच में एक सेंटिमेंट जागरूक होता है, यानी कि उनके बीच में एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट देखा जाता है जो उनकी खुद के लिए काम करने के लिए और साथ ही साथ उनके जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक भावना तैयार करती है। ये 1970s में देखा गया था। अब ये जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म मूवमेंट है इसके वजह से कनाडा का जो लोग है इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, लेकिन इनका बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि इसके वजह से फ्री ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है ये कम हो गया है, लिबरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये भी हम कनाडा में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। इस तरीके का कुछ बातें, कुछ क्रिटिसिज्म है जो लोग कहते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल बात करें कि कनाडा आज एक बहुत ही इम्प्रूव्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, जो ये सारे बेसिकली इकोनॉमिक नेशनलिज्म के वजह से ही हमने देखा है। तो आज का क्लास यहाँ तक ही। आज का ये जो क्लास है ये इग्नो के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन कनाडा का क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में आया है और आगे भी आएगा। इसको थोड़ा केयरफुली स्टडी करना, आप लोग नोट्स भी बना लेना। तो अगर आज का क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।